Hello students, let's take a new chapter in geography, that is natural vegetation and wildlife. Chapter number 5. So what is this natural vegetation? ये natural vegetation क्या है? So the natural vegetation is a vegetation which grows without the interference of man. Natural vegetation का मतलब है वह पेड़ पौधे जो इंसान के दखल अंदाजी के बगैर अपने आप क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उगते हैं। उदाहरण के तौर पे यानी मानवीय दखल अंदाजी क्या होता है? जो इंसान साउथ इंडिया में रहते हैं, केरला में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं इनके जो गांव में जो है वो कॉमन क्या पाया जाता है? नारियल के पेड़। अब सपोज़ वह लोग अपने गांव से काफ़ी दूर आकर बस जाते हैं नागपुर जैसे शहर में, लेकिन उनको अपने गांव की बहुत याद आती है, तो वो क्या करते कि अपने घर में 1 या 2 नारियल के पेड़ उगा देते हैं। यहाँ पर नारियल का पेड़ उग भी जाता है, नारियल का पेड़ फल भी देता है, लेकिन नारियल का पेड़ जो है वो नागपुर का नेचुरल प्लांट, नेचुरल ट्री नहीं है। तो इसे हम कहते हैं मानवीय दखल अंदाजी। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन इंटरफेरेंस। So natural vegetation are all those trees that grow without the interference of man. So let's study this chapter more in detail. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or they are variations? India being a vast country, you can imagine the type of bioforms available throughout the country. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world with about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits, orchards form part of vegetation but not natural vegetation. तो इंडिया हमारा जो देश है ये बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें लगभग 47 प्लांट के स्पीशीज़ है, ठीक है, और उसमें से 15,000 तो फ्लावरिंग प्लांट्स है। 6% जो वर्ल्ड का जो टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें 6% जो है वो इंडिया का योगदान है, और 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन वह होता है जिसमें मानव दखल अंदाजी नहीं देता। हाँ, आपने पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है, अशोका के पेड़ लगा दिए, आम के पेड़ लगा दिए, नारियल के पेड़ लगा दिए, तो ये वहाँ के प्लांटेशन हो जाएंगे, वो यहाँ पे वेजिटेशन हो जाएंगे, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन में इनकी गिनती नहीं आएंगी, क्योंकि आपने वह पेड़ लगाए हैं जो इस इलाके के लिए नहीं है। नागपुर किस लिए फेमस है? नागपुर संतरों के लिए फेमस है, नागपुर ऑरेंजेस। तो ऑरेंज इज़ अ क्रॉप ऑफ नागपुर, ऑरेंज इज़ अ प्लांट ऑफ नागपुर। लेकिन मैंगोज़ जो है, आम जो है, आम के अलग अलग वेराइटीज़ आते हैं। पूरे इंडिया में जो एक्चुअल जो आम के पेड़ है वह पचमढ़ी के पहाड़ों में पाए जाते हैं। पचमढ़ी का जो पहाड़ है, पचमढ़ी का जो इलाका है, वहाँ के जो आम के पेड़ है वो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है, वो नेचुरल मैंगोज़ है इंडिया के। और बाकी जो हम हापुस आम देखते हैं ये अर्जेंटीना का आम है, जो
ब्राज़ीलियंस जो थे या जो डच पीपल जो थे वो यहाँ पर जब आए तो वहाँ से मैंगोज़ के पौधे लाकर कोंकण कोस्ट में इसे उगा दिया। अब तो बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाते हैं हमको आम के। तो इस प्रकार से ये यहाँ के वेजिटेशन में इनकी गिनती आती है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाया जाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो अपने आप क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उग जाते हैं। जैसे कि बबूल के पेड़, कैक्टस के पेड़, ये डेजर्ट की वेजिटेशन है। नारियल के पेड़ ये कोस्टल लोकेशन के हैं। डेसीडस ट्रीज़ ये सेंट्रल लोकेशंस के हैं। इस प्रकार के जो वेजिटेशन होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits, orchards form part of vegetation but not natural vegetation. Do you know? The virgin vegetation, which are purely Indian, are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. The term flora. The term flora is used to denote plants of a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. So what is flora and what is fauna? The plant kingdom is called as flora and the animal kingdom is called as fauna. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इलाके के फ्लोरा और फौना को इफेक्ट करते हैं? रिलीफ फीचर्स। लैंड। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. Do you expect the same type of vegetation in mountainous, plateaus and plains area or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. तो ज़मीन जो है, ज़मीन का जो स्तर है ना, भूमि दो हिस्सों में बटी हुई, एक तरफ पानी एक तरफ ज़मीन है और ऊपर में आसमान है, एटमॉस्फेयर है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीन जो है बायोमास के तीन प्रमुख हिस्से हैं। तो यहाँ पर हम जो रिलीफ फीचर्स की बात कर रहे हैं, जो लैंड की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ और प्लेन्स। ये जो प्लेन का जो इलाका है ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है, उपजाऊ ज़मीन होती है और अधिकतम हिस्सा, प्लेन का अधिकतम हिस्सा इसको खेत में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े खेत खलियान दिखेंगे क्योंकि यहाँ की ज़मीन उसके हिसाब से उपजाऊ है। और इंडिया एक विशाल देश है जिसका बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इन पॉपुलेशन को उनका पेट भरने के लिए खेती करना अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। तो जो भी प्लेन्स का जो इलाका है यहाँ पर आप अधिकतम यहाँ पे आप एग्रीकल्चर देखोगे। यहाँ पे शहर, बड़े बड़े शहर बसे होंगे, इंडस्ट्रीज़ होगी। और जो पहाड़ी जो इलाका है, जो रगेड टेरेन होता है, रगेड मतलब रफ, अप्स एंड डाउन्स, पहाड़ी इलाके में यहाँ पर आपको अधिकतर जंगल दिखाई देंगे। यहाँ पर अधिकतम आपको जंगल और जंगली जानवर यहाँ पर आपको मिलेंगे। सॉइल, ये रिलीफ का दूसरा फीचर है सॉइल। द सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल provide basis for different types of vegetation. The sandy soils of the desert support cactus and thorny bushes, while wet, marshy deltic soil support mangroves and deltic vegetation. The hill slopes with some depths of soil have conical trees. तो सॉइल भी वेजिटेशन के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। किस प्रकार की मिट्टी है? रेतीली मिट्टी में आपको क्या मिलेगा? कैक्टस मिल जाएंगे, डेट पाम्स मिलेंगे, काटिले बबूल जैसे पेड़ मिलेंगे। ये डेजर्ट रीजन के सॉइल जो है वो उसके हिसाब से यहाँ पर पेड़ उगते हैं। और डेल्टा रीजन जहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट सॉइल होता है तो वहाँ पे आपको डेल्टिक वेजिटेशन मिलेंगे, जैसे कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना। मैनग्रोव में जो सुंदरबंस जो है
वेस्ट बंगाल की, ये वर्ल्ड फेमस जंगल है। यहाँ के जो पेड़ है उनकी जड़ें जो होती है ज़मीन से ऊपर होती है, ज़मीन के अंदर भी होती है, ज़मीन के ऊपर भी होती है, बीच में गैप होता है कि ताकि जो पानी आता जाता पानी है उसको बहने के लिए अलाउ करते हैं। तो डिपेंड करता है किस प्रकार का सॉइल है और किस प्रकार की मिट्टी के हिसाब से वहाँ के पेड़ कैसे उगेंगे। पहाड़ी इलाके में आपको कोनिकल ट्रीज़ मिल जाएंगे, जो क्रिसमस ट्री होता है ना, पाइन ट्रीज़ वगैरह, वो आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। यहाँ पे स्नो गिरता है ना, तो स्नो गिरेगा तो स्नो के हिसाब से वो जो प्लांट्स है वो अपने आप को उसके हिसाब से ढा लेते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को एडॉप्ट कर लेते हैं, एडाप्टेशन हो जाता है उनका। फिर रिलीफ फीचर्स के बाद में आता है क्लाइमेट। किसी भी इलाके के पेड़ को जो इफेक्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोनिकल पेड़ कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, जहाँ बर्फ़ गिरता है। तो टेम्परेचर भी बहुत ही वाइटल होता है, क्लाइमेट भी बहुत वाइटल होता है किसी भी इलाके के वेजिटेशन के लिए। टेम्परेचर, द कैरेक्टर और एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and soil. On the slope of the Himalayas and on the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. तो जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी हर 1000 मीटर्स अबव सी लेवल जाएंगे तो जो टेम्परेचर में 6 डिग्री का ड्रॉप आता है। तो इस टेम्परेचर के हिसाब से वेजिटेशन आपको दिखाई देंगे। जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे उतने ही हमें अलग अलग टाइप के वेजिटेशन दिखेंगे। उदाहरण के तौर पे शिमला में, जो कि हिमालय का फुटिल है, यहाँ पर आपको मिक्स्ड जंगल मिलेगा। यहाँ पर डेसिडियस ट्रीज़ मिल जाएंगे, यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज़ मिल जाएंगे। और जैसे हम और ऊंचे चलते हैं, पहाड़ों की तरफ चलते हैं, हिमालय की तरफ चढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके डेसिडियस फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है, एवरग्रीन ट्रीज़ मिलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट मिलेगा जो सदैव हरे रहते हैं। फिर और ऊंचे जाएंगे तो यहाँ पर हमको कोनिकल ट्रीज़, देवदार जैसे पाइन ट्रीज़, ओक ट्रीज़, पाइन ट्रीज़, इस प्रकार के पेड़ हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट। The variation in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season, and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. तो फोटो पीरियड मतलब कितने देर तक का इस इलाके में धूप मिलती है। जितना ज़्यादा धूप होगा उतने पेड़ ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ते हैं। अपने ही बगीचे में देख लो, अगर आपके पास बगीचा होगा और आखिर आपके बगीचे में छाँव आती है तो पेड़ नहीं उगेंगे, फूल नहीं खिलेंगे। और अगर आपने वो पेड़ की कुछ टहनियाँ काट दिया और यहाँ पर धूप को आने दिया तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है आप पौधा लगा सकते हैं, फूलों के पौधे लगा सकते हैं और फ्लावर्स आ सकते हैं। तो जितना धूप मिलता है उतने पेड़ उगते हैं। तो इससे साफ समझ में आता है जहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, 23.5 डिग्री जो लाइन इंडिया को डिवाइड करती है, इस इलाके में आपको बहुत घने घने जंगल मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर भरपूर सूरज की रोशनी गिरती है। तो इसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश या पानी इन डिफरेंट फॉर्म्स। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून्स जून टू सितंबर and retreating northwest monsoons. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. तो प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश। तो इंडिया में जो मेन जो बारिश का सीज़न होता है वो जून से लेकर सितंबर का होता है, यानी ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का होता है। ये जो अरेबियन सी से जो हवा चलती है साथ में बादल को लेकर आती है और ये मेन इंडियन मेनलैंड पे आकर बारिश गिरा देती है, तो इसे हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास 3 बारिश के सीज़न होते हैं। एक साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होता है, एक नॉर्थ ईस्ट यानी रिट्रीटिंग मानसून होता है और एक विंटर रेनफॉल होता है। तो अधिकतम जो बारिश जो होती है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून विंड से हमको मिलती है। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? हम फॉरेस्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं?
ज्योग्राफी के चैप्टर में फॉरेस्ट से हमको क्या लेना देना, हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन काइंड के लिए। और इनफैक्ट टू सर्वाइव ऑन दी अर्थ, सर्वाइवल ऑन दी अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट्स। Forests are renewable resources and play a major role in enhancing of the quality of environment. इंडिया जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है किस बारे में? पोल्यूशन के बारे में। जो मैक्सिमम पोल्यूटेड एयर जो आज के समय हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, यानी इस लॉकडाउन के समय में भी हम दूसरे नंबर पे हमारा पोल्यूशन रेशो आ रहा है, इतना पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है पेड़ पौधे। जितना जंगल होगा, जितने घने जंगल होंगे, उतने पोल्यूशन में कमी आ जाएंगी। सो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल in enhancing the quality of environment. They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view for recreation. It controls wind force and temperature and causes rainfall. It provides humus to the soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. तो फॉरेस्ट किस प्रकार से हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या यूजेस है? तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारा जो क्लाइमेट को इसको मॉडिफाई करता है। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना अच्छा आपका क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट रहेंगी, आपका एयर जो होगा वह कम पोल्यूटेड रहेगा। दूसरा है ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। किस प्रकार से फॉरेस्ट सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं? जो पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, वो अम्ब्रेला की तरह एक्ट करते हैं। जब बारिश गिरती है तो उसका जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर देता है ज़मीन पे गिरने का। अगर आप ज़ोर से पानी गिराओगे तो मिट्टी उछलेगी मतलब मिट्टी लूज़ होगी, तो ये पानी से बहकर चले जाएगा। तो ये छातों की तरह, अम्ब्रेला की तरह हमें हमारी धरती को, हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है और बारिश का जो फोर्स उसको कम करता है। सेकेंडली जो जड़ जो होती है, पेड़ों की जड़ जो होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है। तो इस प्रकार से पेड़ जो है, जंगल जो है, वो सॉइल इरोजन से हमें बचाते हैं। फिर ये पानी का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं। यानी एक पेड़ जो है एक मोटर पंप की तरह पानी को सोखता है ज़मीन से। तो जब बारिश होती है ये बहुत बड़े पैमाने पे पानी को अपने पास सोख लेता है, इसे बहने नहीं देता। तो बहुत सारा पानी जो है वो उसको वेस्ट होने से, नदी नालों में जाने से उसको रोक लेता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो नदियों में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी, बार बार बाढ़ आ जाएगी। इसलिए पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ जो है वो पानी को, अपने जड़ों से पानी को सोख लेता है और नदियों में जाने से उसको रोकता है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है अपने रॉ मटेरियल के लिए जंगलों के ऊपर निर्भर है, पेड़ों के ऊपर निर्भर है। सो द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज़। और फिर बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो होते हैं, जंगल के आसपास जो रहने वाले जो कम्युनिटीज़ होती है वह जंगल के ऊपर निर्भर होते हैं। फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पेड़ों से ट्रांसपिरेशन होता है, मॉइस्चर का ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और इसके अलावा बारिश को इनवाइट करता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से या ट्रांसपिरेशन की वजह से हवा में नमी आती है, मॉइस्चर होता है, और इस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो बादल जो चलते हैं उसमें और मॉइस्चर बढ़ जाता है और इसकी वजह से इस इलाके में बारिश होती है। आपने देखना जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर बारिश होती है। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। जंगल और बारिश और जंगल जो है इनका को एग्जिस्टेंस है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। किस प्रकार से ह्यूमस, जो पत्तियां जो गिरती है वह खाद बन जाती है, वो ह्यूमस बन जाती है, सॉइल को और उपजाऊ करती है। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर, पक्षी, इंसेक्ट्स
जंगल को अपना घर बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो जंगल है वो एनवायरनमेंट के लिए और इंसानों के लिए और लाइफ ऑन अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया in large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly regions of central India, and the Marusthali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. तो इंसान जहाँ पर भी जाता है वो वहाँ पर दखल अंदाजी करता ही है। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर आपको नेचुरल वेजिटेशन नहीं मिलता है। तो नेचुरल वेजिटेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर इंसान नहीं जा पाते, जैसे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, ऊंचाइयों पर, वहाँ पर इंसान नहीं जाता है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पर इंसान का नेचुरल वेजिटेशन आपको वहाँ पर मिलेगा। फिर मरुस्थल, डेजर्ट रीजन्स में, जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पर इंसान नहीं जाना चाहता, वहाँ पर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएंगे। जो वेस्ट बंगाल के दलदली इलाका जो है, सुंदरबंस, दलदल है करके इंसान नहीं जाता, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल एरिया के जो माउंटेनस रीजन्स है, यहाँ पर क्या है कि स्टीप स्लोप्स है, खाई है, गहरी गहरी खाई है, ऐसे इलाके में आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएगा, है ना। अगर आप कभी पचमढ़ी जाते हो या कभी पचमढ़ी गए हो तो आपको एक खाई मिलती है जिसे हम हांडी खो के नाम से जानते हैं। ये हांडी खो कम से कम 500 से 1000 मीटर की गहराई पर है, नीचे है। यहाँ पर एक अपना ही अलग सा बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर इंसान नहीं जा पाता, इतनी गहरी खाई है। तो यहाँ पर जो है आपको एक बहुत ही डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। हो सकता है कि वहाँ पर भी इंसान होते होंगे, आदि मानव होंगे, आदिवासी होंगे, यानी इंडिया के हार्ट में एक बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम है। कभी आप पचमढ़ी जाइए और वहाँ पे हांडी खो है, हांडी खो के बारे में आप जानकारी लीजिए। वहाँ पर आपको हांडी खो का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। तो जहाँ पर इंसान नहीं जाता वहाँ पर आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाते हैं। केरला में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ के जंगल बहुत घने हैं, अलग अलग प्रकार के सांप, बिच्छू, मकड़ी, लिजर्ड्स और वाइल्ड लाइफ है, तो इंसान यहाँ पर जाने को घबराता है। तो ऐसे इलाके में हमको नेचुरल वेजिटेशन मिलेंगे। इकोसिस्टम, प्लांट्स अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स of communities in areas having similar climatic conditions. The nature of the plants in an area to a large extent determines the animal life in that area. तो जिस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, जिस प्रकार का सॉइल टाइप्स होंगे, जिस प्रकार के रेनफॉल होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। और जिस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर मिलते हैं उस प्रकार से हमको यहाँ पर जानवर मिलते हैं। अगर घास से भरा जंगल होगा, जंगल में केवल घास ही घास होगी, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार के जानवर मिलेंगे? जो घास पे चरते हैं, जैसे डियर्स हो गए, ज़ीब्रास हो गए, वाइल्ड एस हो गया, जंगली घोड़े हो गए, जंगली गधे हो गए। तो यहाँ पर ये जानवर मिलेंगे घास खाने वाले। जहाँ पर घास खाने वाले जानवर होंगे तो इन जानवरों को खाने वाला जानवर मिलेगा जो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। यहाँ पर आपको शेर नहीं, यहाँ पर आपको लायन मिलेगा, यहाँ पर आपको चीता मिलेगा जो बहुत फास्ट दौड़ता है। तो ये जानवर आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको पत्ती खाने वाले जानवर मिल जाएंगे। फॉइलेज जो होता है, जो न्यू शूट्स होते हैं, तो ये खाने जैसा डियर्स मिल जाएंगे आपको, बारहसिंगा मिलेंगे। फिर यहाँ पर इन जानवरों को खाने वाले जानवर, शेर जैसा जानवर मिलेगा, लेपर्ड्स मिल जाएंगे, पैंथर्स मिलेंगे जो पेड़ों के ऊपर छुप कर शिकार करते हैं, लंगूर्स, बंदर मिलेंगे। तो डिपेंड करता है जिस प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं उसी प्रकार के जनरली यहाँ पर आपको जानवर मिल जाएंगे। जैसा केरला में हाथी मिलता है ना, केरला में हाथी मिलेगा, आसाम में राइनोसरस मिलेगा, टाइगर्स मिल जाएंगे। टाइगर्स तो बहुत जगह मिल जाते हैं,
जानते हैं क्या कि जंगल का जो हेल्थ है वो किस पैरामीटर पे गिनते हैं? जंगल में अगर शेर है इसका मतलब जंगल घना है। शेर वहीं पर होगा जहाँ पर उसको खाने को मिलेगा, जहाँ पर उसको डियर्स वगैरह मिल जाएंगे। डियर्स वगैरह वहीं पे जहाँ पे बहुत सारा फॉइलेज होगा। तो ये जंगल का पैरामीटर नापने के लिए वहाँ के टाइगर का पॉपुलेशन गिनते हैं। तो इससे समझ में आता है कि वहाँ का जंगल कितना घना है और कितना अच्छा है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर in the physical environment, thus forming an ecosystem. Human beings are also an integral part of the ecosystem. How does the human being influence the ecology of a region? They utilize the vegetation and wildlife. The greed of human beings lead to overutilization of these resources. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalances. As a result, some of these plants and animals have reached the verge of extinction. Do you know that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome? The biome are identified on the basis of plants. ऐसा नहीं है कि इंसान इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट इंसान जो है इकोसिस्टम का सबसे ऊंचे चरण पर है। लेकिन इंसान बड़ा लालची है। वो अपने आराम के लिए, अपने लग्जरीज़ के लिए वो जो इकोसिस्टम में, जो एनवायरनमेंट में है, उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। उसने एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। यानी वो इजीली इस इकोसिस्टम में बाकी सब के साथ में कोऑपरेट करके रह सकता था, लेकिन नहीं, उसे एक आसान की ज़िंदगी चाहिए, लग्जरियस ज़िंदगी चाहिए। तो जो भी एनवायरनमेंट में उसको जो मिल रहा है उसका उसने ग्रीड की तरह, लालच से उसने ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया। और नौबत तो यहाँ तक क्या है कि बहुत सारे जो इकोसिस्टम जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म होने के कागार पर आ गए हैं। तो यहाँ का जो बायोमी जो होता है, यानी जो एक लार्ज इकोसिस्टम ऑफ लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, यहाँ का जो एक बड़ा हिस्सा, जो ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो होता है, वहाँ के जो खास पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर होते हैं, इसको मिलाकर बायोमी कहते हैं। तो इंडिया में अलग अलग टाइप ऑफ बायोमीज होते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दैट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ऐसे 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जंगल इंडिया में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदैव हरा, जंगल जो हर वक्त हरा रहता है, जंगल जो हर वक्त हरा भरा रहता है उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर हर फॉरेस्ट के सामने में ट्रॉपिकल क्यों लगाते हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 halves, North India and South India. So we are mostly living in the tropical region. Therefore, most of the forests in India is called as the tropical forest. The tropical evergreen forest. These forests are restricted to heavy rainfall. They are at the best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. The trees reach great heights up to 60 meters or even above, since the region is warm and wet throughout the year. It has a luxurious vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona. The common animals found in these forests are elephants, monkey, lemur and deer. The one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these jungles.
तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे नाम बताता है एवरग्रीन, मतलब यहाँ के जंगल हर वक्त हरे भरे रहते हैं। यहाँ के जंगल हर वक्त हरे भरे क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर्स से भी ज़्यादा बारिश होती है। तो इंडिया में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स और आसाम हिल्स। आसाम में 1225 सेंटीमीटर बारिश होती है और वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में 350 से लेकर 250 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होती है। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, केरला में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे और आसाम में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ के जंगल को एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो पेड़ है इनमें पतझड़ बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ का जो ड्राई स्पेल होता है बहुत छोटा ड्राई स्पेल होता है, यानी गर्मी आती है लेकिन छोटे समय के लिए यहाँ पे गर्मी का मौसम आता है, बारिश बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी भरपूर है, तो पेड़ों को खतरा ही नहीं है। पेड़ पत्ते कब झड़ाते हैं? जब उनको लगता है कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, पेड़ सूख कर मर सकते हैं, तो वो अपने पत्ते झड़ा देते हैं। तो यहाँ पे पेड़ पत्ते झड़ाते हैं लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए झड़ाते हैं, नए पत्ते लाने के लिए झड़ाते हैं, ना कि अपने आप को बचाने के लिए झड़ाते हैं। और पत्ते झड़ाने का कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता। जैसे हम नागपुर में क्या देखते हैं, सेमिनरी हिल्स में अगर चले गए या गोरेवाड़ा के जंगल में चले गए तो गर्मी के सीज़न में पूरा जंगल साफ़ हो जाता है, पूरा जंगल जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो अलग अलग समय पे अपने पत्ते झड़ाते हैं, तो इनके पत्ते झड़ाने का सीज़न बहुत अलग होता है। क्योंकि यहाँ के जंगल इतने घने होते हैं, पेड़ इतने पास पास उगते हैं, तो ये एक दूसरे से कम्पीट करते हैं ऊंचाइयों के लिए, सनलाइट के लिए। तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप जानते हो कि 60 मीटर का जो बाउंड्री लाइन जो होती है वो 45 मीटर से 60 मीटर की बाउंड्री लाइन होती है। जो सबसे बड़ा स्टेडियम जो होता है वो 60 मीटर का होता है। तो यानी एक पेड़ जो होता है वो कितना ऊंचा पेड़ होता है। यहाँ पर 100 मीटर का आपने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अगर आपने पार्ट लिया होगा तो 100 मीटर कितना होता है, उससे 40 मीटर कम। तो 60 मीटर का जो पेड़, यानी कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं। जो आपका जो फर्स्ट, अगर आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हैं, जो पहला जो माला होता है वो 10 मीटर का होता है। तो ऐसे 6 मालाओं के बिल्डिंग, 6 स्टोरीज, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक का, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्रीपर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको घास नहीं मिलेंगे। घास क्यों नहीं मिलते? क्योंकि यहाँ का जो सनलाइट जो है वो ज़मीन तक का पहुँचता ही नहीं, तो घास को सनलाइट नहीं मिलता, तो यहाँ पे घास नहीं उगते। घास की जगह पे लताएं, बेल मिलती है, क्रीपर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रीपर्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर वेजिटेशन आपको दिखाई देते हैं। Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। तो यहाँ पर आपको कमर्शियली इंपॉर्टेंट पेड़, यानी यहाँ के जो पेड़ जो होते हैं वो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, दीमक नहीं चढ़ते इनके ऊपर, पानी का फ़र्क नहीं पड़ता इनको, और बहुत मजबूत लकड़ियाँ होती है। जो महागोनी है या रोज़वुड है, चिंचोना है, रबर है। रबर तो खास खैर उसके लैटेक्स के लिए ज़्यादा फेमस है, उसमें से जो जूस निकलता है उसको लैटेक्स कहते हैं। लेकिन जो बाकी जो है वो बाकी पेड़ जो है उसके लकड़ियों के लिए है ना। तो यहाँ का जो लकड़ी जो होते हैं, रोज़वुड जो होते हैं, लाल प्रकार की लकड़ी होती है, बहुत सुंदर लकड़ी होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जंगल आपको दिखाई देते हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स, मंकीज, लीमूर एंड डियर। द वन हॉर्न राइनोसरस are found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in this jungle. तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। हाथी मिलेंगे, बंदर मिलेंगे, डियर्स मिलेंगे, वन हॉर्न राइनोस मिलेगा आसाम में। वेस्ट बंगाल में टाइगर्स है, तो बैट्स है, बर्ड्स है, बहुत अलग अलग वैरायटी के आपको यहाँ पे जानवर और पक्षी मिलेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं। कल के क्लास में हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से कंटिन्यू करेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं पर पॉज करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे चैट सेक्शन में जाकर जो भी पोर्शन आपके समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप बेझिझक होकर, बेखौफ होकर आप मुझे वहाँ पर कम्युनिकेट कीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश